एंडोस्कोपिक बायोप्सी टेस्ट। इस सीरीज ऑफ ओंकोलॉजी की क्लास 12 के अंदर अपन कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट बायोप्सी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आज अपन एंडोस्कोपिक बायोप्सी टेस्ट के बारे में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आज की क्लास है एंडोस्कोपी बायोप्सी टेस्ट, इसके अंदर जितने टॉपिक्स के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स का एक बार अपन ओवरव्यू देख लेते हैं, यहाँ पे उनका इंडेक्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जो एंडोस्कोपी बायोप्सी होती है तो उसके अंदर एंडोस्कोपी का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे एंडोस्कोपी बायोप्सी, इन दोनों की अपन डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे एंडोस्कोपी बायोप्सी होती क्या है, उनके टाइप्स क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एंडोस्कोपी बायोप्सी का पर्पज क्या है, एंडोस्कोपी बायोप्सी क्यों की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे व्हाई वुड दे टेक ए बायोप्सी ड्यूरिंग एन एंडोस्कोपी, जब एंडोस्कोपी की जाती है तो उस टाइम बायोप्सी क्यों ली जाती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हाउ इज एन एंडोस्कोपी बायोप्सी डन, एंडोस्कोपी बायोप्सी किस तरीके से की जाती है उसके टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट रिजल्ट, कितने टाइम के अंदर जो एंडोस्कोपी बायोप्सी होती है उसका जो रिजल्ट्स अपने को मिल जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ लॉन्ग डज ए बायोप्सी टेक टू हील, जो एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है तो पर्टिकुलर जिस साइट से बायोप्सी ली जाती है उस साइट की हीलिंग होने में कितना टाइम लगता है, उस टाइमिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे व्हाट कैन एंडोस्कोपी बायोप्सी डायग्नोस, जो एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है तो उसके डायग्नोस के बारे में बात करेंगे कि एंडोस्कोपी बायोप्सी से पर्टिकुलर किस डिजीज का डायग्नोस होता है, उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे व्हाट कैन ईट आफ्टर एन एंडोस्कोपी बायोप्सी, एंडोस्कोपी बायोप्सी करने के बाद कितने टाइम के बाद नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, नॉर्मल खाना पीना चालू किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। डू दे नॉर्मली टेक बायोप्सी ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, जब एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है तो उस टाइम उसको किस तरीके से की जाती है उसके बारे में बात करेंगे, नॉर्मली किस जगह से किस तरीके से ली जाती है। उसके बाद बात करेंगे व्हाई आर बायोप्सी रिजल्ट टेकिंग सो लॉन्ग, कई बार बायोप्सी जो ली जाती है उसके रिजल्ट के अंदर टाइम ज्यादा लग जाता है तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। हाउ लॉन्ग डू बायोप्सी प्रोसीजर टेक, एक बायोप्सी प्रोसीजर किया जाता है तो उस बायोप्सी प्रोसीजर करने में जो टाइमिंग, जो ड्यूरेशन होता है उस बायोप्सी प्रोसीजर का, उसकी अपन बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हाउ मेनी बायोप्सी आर टेकन ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, जब एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है तो उस टाइम कितनी टाइम के अंदर यानी कितनी बायोप्सी वहां से कलेक्ट की जाती है, एक बार एंडोस्कोपी से एक प्रोसीजर के अंदर कितनी बायोप्सी वहां से ली जा सकती है, तो उन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे व्हाट शुड आई डू आफ्टर बायोप्सी, बायोप्सी लेने के बाद क्या करना चाहिए, पेशेंट को कितने टाइम रेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एंडोस्कोपी बायोप्सी फोर्सेप्स के बारे में, जब एंडोस्कोपी की जाती है तो उस टाइम यूज होने वाले जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की अपन क्लास को स्टार्ट कर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। जो एंडोस्कोपी की जाती है तो एंडोस्कोपी के साथ बायोप्सी कलेक्ट की जाती है तो उसको अपन एंडोस्कोपी बायोप्सी बोलते हैं। बट सबसे पहले अपन देखते हैं एंडोस्कोपी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल बॉडी कैविटीज, जो अपनी बॉडी की जो इंटरनल कैविटी है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए अपन एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको अपन एंडोस्कोप बोलते हैं। उस एंडोस्कोप की हेल्प से जो इंटरनल बॉडी कैविटी है उसको एग्जामाइन किया जाता है, तो उस प्रोसीजर को अपन एंडोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे एंडोस्कोपिक बायोप्सी की डेफिनेशन के बारे में। जो एंडोस्कोपी बायोप्सी आर यूज्ड टू रीच टिश्यू इनसाइड द बॉडी इन ऑर्डर टू गेदर सैंपल फ्रॉम पेलेस लाइक ब्लैडर, कोलोन, लंग्स। जो एंडोस्कोपी प्रोसीजर है इस प्रोसीजर के द्वारा जो इंटरनल बॉडी साइट है वहां पे जो टिश्यूज है जहां से अपने को सैंपल कलेक्ट करना है उस साइट तक पहुंच करके, उस साइट तक जाकर के वहां से सैंपल कलेक्ट करना, जैसे ब्लैडर, कोलोन या फिर जैसे लंग्स, इस तरह की जो इंटरनल बॉडी कैविटीज है वहां से वहां तक उस साइट तक पहुंच करके वहां से सैंपल कलेक्ट करना एक प्रोसीजर होता है जिसको अपन एंडोस्कोपिक बायोप्सी बोलते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर डॉक्टर यूजेज ए फ्लेक्सिबल थिन ट्यूब कॉल्ड एन एंडोस्कोप,
जो अपन एंडोस्कोप यूज करते हैं बायोप्सी कलेक्ट करने के लिए, वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और थिन ट्यूब होती है। फ्लेक्सिबल भी होती है और इसके साथ ही साथ थिन ट्यूब होती है, जिसको अपन एंडोस्कोप बोलते हैं। तो इसकी हेल्प के द्वारा अपन जो जिस साइड से अपने को बायोप्सी कलेक्ट करते हैं उस साइड तक पहुंचते हैं और वहां से फिर जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो इस कंप्लीट प्रोसीजर को अपन बोलते हैं एंडोस्कोपिक बायोप्सी। मीन्स अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जहां से पर्टिकुलर जिस साइड से अपने को बायोप्सी कलेक्ट करनी है जो इंटरनल कैविटी से, उस साइड तक पूछते हैं। तो पूछने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको अपन एंडोस्कोप बोलते हैं, और वहां तक जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपन पूछते हैं उस प्रोसीजर को अपन एंडोस्कोपिक बोलते हैं। और जो बायोप्सी होती है वहां से जो साइड से कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल, उसको अपन बोलेंगे एंडोस्कोपिक बायोप्सी। द एंडोस्कोप हैज टीनी कैमरा एंड लाइट एट द एंड। जो एंडोस्कोप होता है, इस एंडोस्कोप का जो एंड पॉइंट होता है वहां पे लाइट और कैमरा लगा होता है, हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा होता है। तो उस कैमरे की जो हेल्प होती है, उस हेल्प से अपन वहां से बायोप्सी कलेक्ट करते हैं। स्लाइड पे यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसमें है एंडोस्कोपिक बायोप्सी होती क्या है। कंप्लीट एंडोस्कोपिक बायोप्सी की डेफिनेशन और यहाँ पे उसके टाइप्स की बात करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ एंडोस्कोपिक बायोप्सी यू अंडरगो डिपेंड ऑन वेयर द सस्पिशियस एरिया इज लोकेटेड। जो एंडोस्कोपिक बायोप्सी की जाती है वो डिपेंड करती है कि किस सस्पिशियस एरिया से अपने को बायोप्सी जो कलेक्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंग उसके टाइप्स होते हैं। जो एंडोस्कोपिक बायोप्सी है वो कई तरह की होती है, बट वो डिपेंड करती है कि अपने को किस साइड से अपने को बायोप्सी कलेक्ट करनी है। जैसे ट्यूब यूज इन एंडोस्कोपिक बायोप्सी कैन बी इंसर्टेड थ्रू योर माउथ। जो एंडोस्कोपिक बायोप्सी के अंदर जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर के अंदर एक ट्यूब्स का यूज होता है जो एंडोस्कोप बोलते हैं जिसको अपन, उसको अपन माउथ के द्वारा इंसर्ट करते हैं, रेक्टम के द्वारा इंसर्ट करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा इंसर्ट करते हैं, या फिर अपन स्मॉल इंसिजन लगाते हैं कहीं पे भी स्किन के अंदर और उस स्मॉल इंसिजन के द्वारा इंसर्ट कराया जाता है। मीन्स अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एंडोस्कोपिक बायोप्सी ली जाती है तो उसके अंदर एंडोस्कोप को अपनी बॉडी की इंटरनल कैविटी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, जिसको इंसर्ट किसके थ्रू कराया जाता है, हो सकता है वहां पे माउथ के थ्रू कराए, रेक्टम, यूरिनरी ट्रैक और स्मॉल इंसिजन भी लगा सकते हैं कहीं पे स्किन में, यानी इंसिजन लगा के वहां से भी इंसर्ट कराया जा सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि जो सस्पिशियस एरिया है जहां से अपने को बायोप्सी कलेक्ट करनी है, वो सस्पिशियस एरिया कौन सी लोकेशन में है, इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे फिजिशियन एक एंडोस्कोप को इंसर्ट करवाता है, जैसे एक गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर यदि अपन एंडोस्कोप को इंसर्ट करवाते हैं तो उसको अपन एलिमेंट्री ट्रैक एंडोस्कोपी बोलते हैं। और यदि अपन ब्लेडर के अंदर एंडोस्कोप को इंसर्ट करवाते हैं तो उसको अपन सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ यदि अपन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंडोस्कोप को इंसर्ट करवाते हैं तो उसको अपन लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। यदि किसी जॉइंट कैविटीज के अंदर अपन एंडोस्कोप को इंसर्ट करवाते हैं तो उसको अपन आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। यदि अपन जो चेस्ट का मिड पोर्शन है उसके अंदर अपन एंडोस्कोप को इंसर्ट करवाते हैं तो उसको अपन मीडिया स्टीनोस्कोपी बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि ट्रेकिया के अंदर अपन एंडोस्कोप को इंसर्ट करवाते हैं तो उसको अपन लेरिंगोस्कोपी बोलते हैं। यदि ब्रोंकियल सिस्टम जिसके अंदर अपन एंडोस्कोप इंसर्ट करवाते हैं तो उसको अपन ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्पज ऑफ एंडोस्कोपी बायोप्सी। अपन जो एंडोस्कोपी बायोप्सी है इसके पर्पज के बारे में अपन बात करेंगे। एंडोस्कोपी कैन आल्सो हेल्प आइडेंटिफाई इन्फ्लामेशन, अल्सर्स एंड ट्यूमर्स। इसके पर्टिकुलर पर्पज की बात करें, जो मेन इसके पर्पज की अपन बात करें, तो जो एंडोस्कोपी बायोप्सी है इसकी हेल्प से अपने बॉडी कैविटी के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है या वहां पे अल्सर कोज हुआ है या वहां पे कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, तो इनको अपन डायग्नोस करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए एंडोस्कोपी का यूज होता है। फिर अपन बात करते हैं जो अपर एंडोस्कोपी होती है, जो एंडोस्कोपी प्रोसीजर किया जाता है वो मोर एक्यूरेट होता है एक्सरे के कंपैरिजन में। अपन एक्सरे से भी इन चीजों को डिटेक्ट किया जा सकता है, इन्फ्लामेशन, अल्सर एंड ट्यूमर को। बट एक्सरे के कंपैरिजन में जो अपर एंडोस्कोपी होती है वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है। इसीलिए अपन अपर एंडोस्कोपी को एक्सरे के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जो किस यूजेज में आते हैं, एक तरह से जो अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है कहीं पे, जैसे कैंसर कोज हो गया तो उसके कारण से अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो,
या फिर अपन किसी भी जो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इनर साइड है उसको अपने को एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए भी अपन अपर एंडोस्कोपी किया जाता है। यानी कहीं पे भी जो अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है जिसको अपन कैंसर भी बोल सकते हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशंस हो या फिर जो इंटरनल बॉडी कैविटी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डायग्नोज करना है या उसको एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए अपर एंडोस्कोपी को एक्सरे की कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो इसका रिजल्ट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है कंपैरिजन टू एक्सरे। फिर अपन बात करेंगे इन एडिशन अबनॉर्मलिटी कैन बी ट्रीटेड थ्रू एंडोस्कोप। और इसके साथ ही जो जो अपन एंडोस्कोप यूज करते हैं, इस एंडोस्कोप से उसको डायग्नोसिस के साथ ही साथ अपन वहीं पे ट्रीट भी कर सकते हैं कुछ तरह की अबनॉर्मलिटीज को। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे व्हाई वुड दे टेक ए बायोप्सी ड्यूरिंग एन एंडोस्कोपी। जब अपन एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं तो वहां पे बायोप्सी क्यों कलेक्ट की जाती है? जब प्रोसीजर तो अपन एंडोस्कोपी कर रहे हैं, बट वहां बायोप्सी करने की जरूरत क्यों होती है? या फिर डॉक्टर को वहां पे जो एंडोस्कोपी कर रहा होता है, जो प्रोसीजर कर रहा होता है, उसको क्या पता लगता है कि यहाँ पे बायोप्सी कलेक्ट करने की जरूरत है? तो उस सिचुएशंस की अपन यहाँ पे अपन बात करेंगे। ड्यूरिंग ए बायोप्सी डॉक्टर रिमूव ए सैंपल ऑफ अबनॉर्मल एरिया। जब अपन एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं तो एंडोस्कोपी के दौरान यदि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल बॉडी कैविटीज है, जहां पे अपन एंडोस्कोपी कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर साइड से, उस साइड पे यदि कोई अबनॉर्मल एरिया अपने को दिखाई देता है तो उस अबनॉर्मल एरिया से अपने को सैंपल कलेक्ट करने की जरूरत होती है। फिर बात करते हैं बायोप्सीज टू चेक फॉर स्टोमक कैंसर आर मोस्ट ऑफ्टन ऑब्टेनेड ड्यूरिंग अपर एंडोस्कोपी। यदि अपन एक पर्टिकुलर एक ही टॉपिक्स की बात करें, तो जैसे स्टोमक कैंसर की बात करें एग्जांपल्स के तौर पे, तो जैसे स्टोमक कैंसर है तो उसके अंदर बायोप्सी कलेक्ट की जाती है, जिसके द्वारा अपन एंडोस्को जो अपर एंडोस्कोपी करते हैं, तो अपर एंडोस्कोपी के द्वारा अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं वहां पे, इसलिए स्टोमक कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। इफ द डॉक्टर सीज एनी अबनॉर्मल एरिया, जब एंडोस्कोपी कर रहा होता है डॉक्टर, तो उस दौरान उसको कहीं पे भी एक अबनॉर्मल एरिया वहां पे डिटेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में जैसे स्टोमक की जो लाइनिंग है, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है, जो इनर साइड है, तो वहां पे जब एंडोस्कोपी के दौरान किसी भी प्रकार का अबनॉर्मल एरिया दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट वहां पे पास किया जाता है। एंडोस्कोपी के साथ में अदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस फोर्सेप होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को वहां पे पास किया जाता है एंडोस्कोप के थ्रू, और वहां से बायोप्सी कलेक्ट की जाती है। फिर अपन बात करेंगे हाउ इज एन एंडोस्कोपिक बायोप्सी डन। किस तरीके से एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है, एक पर्टिकुलर इसकी जो टेक्निक्स है उस टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इन दिस प्रोसीजर एक लॉन्ग, इस प्रोसीजर के अंदर एक लंबी फ्लेक्सिबल ट्यूब, जो जिसके आगे एक स्मॉल कैमरा लगा होता है, जो एक फ्लेक्सिबल लॉन्ग जो ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, इसको अपन एंडोस्कोप बोलते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसीजर के अंदर एक एंडोस्कोप को अपन इंसर्ट करते हैं। कहां पे? जो डाउन अपनी बॉडी कैविटी के अंदर डाउन, जैसे थ्रोट के द्वारा, इसोफेगस के द्वारा आगे जाके स्टोमक के अंदर इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद में अपर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर डुडेनम वाला पार्ट होता है। यानी इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जो एंडोस्कोप होता है, जो एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जो स्मॉल कैमरा भी जिसमें लगा होता है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एंडोस्कोप होता है, उसको अपन थ्रोट, इसोफेगस, स्टोमक और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। यानी जो सस्पिशियस साइट होती है उस साइट तक उसको इंसर्ट कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अपन आगे बात करते हैं। विथ एंडोस्कोप योर डॉक्टर कैन व्यू योर स्टोमक फॉर इरेगुलरिटीज एंड रिमूव टिश्यू सैंपल फॉर बायोप्सी एंड कल्चर। जब एंडोस्कोपी करते हैं एंडोस्कोप की हेल्प के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर उस प्रोसीजर को कर रहा होता है, तो वहां पे स्टोमक में या फिर कहीं पे भी जो बॉडी कैविटीज है, जैसे अपर एंडोस्कोपी के अंदर अपन बात करें तो जैसे इसोफेगस, स्टोमक या फिर जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इस पार्ट में कहीं पे भी कोई इरेगुलरिटीज दिखाई देती है, तो उस कंडीशन में वहां पे बायोप्सी का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और कल्चर भी टेस्ट भी वहां पे या फिर कल्चर भी वहां से कलेक्ट किया जाता है, और उनको एग्जामिनेशन के अंदर लेबोरेटरी के अंदर भेज दिया जाता है। फिर अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट रिजल्ट। जो बायोप्सी टेस्ट अपन ने किया है, इसका जो रिजल्ट अपने को कितने टाइम के अंदर मिल सकता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। रिजल्ट आर ऑफ्टन रिटर्न विद इन 2 से 3 डेज। जो बायोप्सी का जो रिजल्ट है वो अपने को 2 से 3 दिन के अंदर मोस्टली मिल जाता है।
बट इफ सैंपल नीड मोर एक्सटेंसिव टेस्टिंग, यदि जो अपन बायोप्सी टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा है उसके अंदर मोर एक्सटेंसिव टेस्टिंग है, यानी एक से ज्यादा टेस्टिंग करनी है या फिर कुछ ज्यादा टाइम लगने वाली टेस्टिंग होती है, जैसे एक बायोप्सी टेस्ट है उसके अंदर यदि अपन मैक्सिममली बात करें तो यानी 80% बायोप्सीज का जो रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन में मिल जाता है। बट यदि 20% बायोप्सी इस तरह की होती है जिनके अंदर मोर एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जरूरत होती है, तो उसके रिजल्ट को अपन 7 से 10 दिन तक भी लग सकते हैं। तो उसका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं है, यानी 2 से 3 दिन के अंदर मोस्टली बायोप्सी का रिजल्ट मिल जाता है। बट कुछ एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है कुछ बायोप्सीज की, तो उनका रिजल्ट अपने को 7 to 10 डेज के अंदर मिलता है। फिर अपन बात करेंगे हाउ लॉन्ग डज ए बायोप्सी टेक टू हील, कितने टाइम के अंदर जो बायोप्सी साइट है उसकी हीलिंग हो जाती है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। हाउ लॉन्ग हीलिंग टेक वेरीज एंड डिपेंड अपॉन साइज एंड डेप्थ ऑफ बायोप्सी, जो हीलिंग है जो बायोप्सी साइट की वो हीलिंग डिपेंड करती है, वो वेरीज करती है कि जो साइज है बायोप्सी साइट की उस साइज क्या है और उसकी डेप्थ क्या है। यदि उसकी जो साइज है बायोप्सी साइट की जहां से अपने सैंपल कलेक्ट किया है, जहां पे इंजरी कोज की है अपन ने, उसकी जो साइज और डेप्थ है वो ज्यादा होगी तो वहां पे हीलिंग के अंदर टाइम भी ज्यादा लगेगा, और जो साइज और डेप्थ है वो कम होगी तो वहां पे हीलिंग भी टाइम से जल्दी हो जाएगी। फिर अपन बात करेंगे द एनाटॉमिक साइट, जो एनाटॉमिक साइट कौन सी होगी, जो द फेस हील्स मच फास्टर देन एंकल, जो एनाटॉमिक साइट की बात करें तो जैसे अपनी बॉडी की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इसके अपन बात करें तो जो बॉडी कैविटीज का जो अपना अपर एरिया होता है वो लोअर एरिया के कंपैरिजन में फास्ट हीलिंग करता है। जैसे अपन फेस और एंकल की बात करें तो जो अपन फेस पे यदि कहीं पे भी कोई इंजरी होती है तो इसकी हीलिंग फास्ट होती है, और जो एंकल वाली साइट है अपना जो पैरों वाला एरिया है, जो अपने लेग्स है अपने एंकल्स है, उस वाली साइड का जो एरिया है उस एरिया पे हीलिंग के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इसका रीजन ये होता है कि अपनी बॉडी कैविटीज के अकॉर्डिंग जहां पे ब्लड की जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग प्रेशर ज्यादा होता है उस जगह पे अपने को हीलिंग में टाइम लगता है, और जहां ब्लड का प्रेशर कम रहता है वहां पे उसकी हीलिंग है वो थोड़ी फास्ट होती है। एंड एनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस यू में है, और इसके साथ ही साथ हीलिंग के अंदर कोई अदर मेडिकल कंडीशंस होती है वो भी डिपेंड करती है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो डिपेंड करता है कि जो हीलिंग की जो साइट है उस साइट की साइज और डेप्थ क्या है। दूसरी है कि एनाटॉमिक साइट क्या है। एनाटॉमिक साइट का मीन्स अपनी बॉडी के अंदर जो अपर कैविटी की है तो उसके अंदर जो इसकी हीलिंग है वो फास्ट होगी, और यदि लोअर कैविटी के अंदर है तो उसकी हीलिंग है वो स्लो होगी। और फिर नंबर 3 की अपन बात करें तो वो है अदर मेडिकल कंडीशंस, यानी उसके एसोसिएटेड अदर कोई मेडिकल कंडीशंस होगी, जैसे डायबिटीज का कोई पेशेंट है तो उसकी हीलिंग के अंदर थोड़ा टाइमिंग है वो ज्यादा लगता है। तो उसी तरीके से मोस्ट बायोप्सी साइट हील विद इन 2 से 3 वीक्स। यदि अपन मोस्टली इसका कॉमन अपन देखें तो जो मोस्टली जो बायोप्सी साइट होती है वो 2 से 3 वीक के अंदर यानी 14 से 21 डेज के अंदर अंदर हीलिंग हो जाती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट कैन एंडोस्कोपी बायोप्सी डायग्नोस। जो एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है तो उससे पर्टिकुलर एक जो डिजीज का अपन डायग्नोस करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। डॉक्टर में यूज एन एंडोस्कोपी टू कलेक्ट टिश्यू सैंपल, जो डॉक्टर एंडोस्कोपी प्रोसीजर करता है तो उस दौरान जो टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करते हैं उस सैंपल को अपन बायोप्सी बोलते हैं, और इसको अपन किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशन को टेस्टिंग के लिए अपन इसका यूज करते हैं। जैसे किसी को एनीमिया है, जो अदर किसी कंडीशन से अदर किसी सैंपल से या फिर अदर किसी टेक्निक से डायग्नोस नहीं हो पा रहा है तो वहां पे भी उसको बायोप्सी के द्वारा डायग्नोस किया जाता है। तो एनीमिया को या किसी ब्लीडिंग कोज हो रही है तो उसका भी जो कोज होता है पर्टिकुलर कोज को जानने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर साइट पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है और उसका अनोन कोज है तो उसके लिए, या फिर किसी पेशेंट को कंटिन्यूसली डायरिया हो रहा है, या फिर किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कैंसर खोज हो गया है, इस तरह की सभी कंडीशंस के लिए अपन एंडोस्कोपी बायोप्सी करते हैं। यदि अपन ऐसे बात करें तो सिर्फ कैंसर के लिए ही एंडोस्कोपी बायोप्सी नहीं की जाती है, एंडोस्कोपी बायोप्सी के अदर कई रीजंस भी होते हैं जैसे एनीमिया, ब्लीडिंग, इन्फ्लामेशन या फिर डायरिया। इस तरह की कंडीशंस के लिए भी अपन एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है, कहां से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। बिकॉज जैसे एनीमिया है तो एनीमिया के अंदर विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए भी अपन वहां से स्टोमक से बायोप्सी कलेक्ट कर सकते हैं।
या फिर एक पर्टिकुलर साइट जहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस साइट से भी अपन बायोप्सी कलेक्ट करते हैं उसकी कोज को जानने के लिए। या फिर कहीं पे इन्फ्लामेशन है, तो वहां पे भी अपन बायोप्सी साइट से कलेक्ट करते हैं। डायरिया है, तो वहां पे भी अपन किसी अपनी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन वाली साइट से बायोप्सी कलेक्ट करते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके ऊपर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट कैन ईट आफ्टर एन एंडोस्कोपी बायोप्सी। एंडोस्कोपी बायोप्सी जब करते हैं अपन, तो उसके दौरान अपन कितने टाइम के बाद नॉर्मल डाइट है वो पेशेंट खा सकता है, ले सकता है। ओवर द नेक्स्ट 24 टू 48 आवर, यानी 24 से 48 घंटे तक ईट स्मॉल मील कंसिस्टिंग ऑफ सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टिबल फूड लाइक सूप, एग, जूस, पुडिंग और एप्पल सॉस आदि। यानी इसके अंदर अपन बात करें तो केवल 24 से 48 घंटे तक उसको ध्यान रखने की जरूरत है। और किस तरह का ध्यान, यदि अपन ने बायोप्सी कलेक्ट किए तो वहां पे अपने को स्मॉल डाइट लेने की जरूरत है, यानी स्मॉल मील लेनी है, ज्यादा हेवी डाइट नहीं लेनी है। और इसके साथ ही साथ जो डाइट है अपन जो मील ले रहे हैं, उस माइल के जो मील के जो अपन डाइट की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होने चाहिए, यानी डाइट सॉफ्ट होनी चाहिए और इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। और इस तरह की कौन सी डाइट्स हो सकती है, जैसे सूप, एग, जूस, या फिर पुडिंग हो गया, या फिर जैसे एप्पल सॉस हो गया। इस तरह की चीजें होती है, इस तरह की जो डाइट्स होती है वो लेनी चाहिए 24 से 48 घंटे तक। उसके बाद अपन बात करें तो पेशेंट टू एडवाइज अवॉइड कंज्यूमिंग एल्कोहल फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर योर प्रोसीजर। यानी प्रोसीजर होने के बाद 24 घंटे तक पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, एडवाइज करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से वो एल्कोहल कंज्यूम ना करे। यदि कोई एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसको एक इंस्ट्रक्ट किया जाता है स्पेशली कि एंडोस्कोपी के बाद 24 आवर्स तक एल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, अदरवाइज वहां पे अल्सर कोज हो जाएगा, वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है साइड पे। इफ फील लाइक बैक टू नॉर्मल, यदि पेशेंट फील करता है, उसको लगता है कि मैं नॉर्मल कंडीशंस में आ गया हूं, तब वो वहां पे नॉर्मल डाइट कंज्यूम कर सकता है, वहां पे ले सकता है। उसके अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, डू दे नॉर्मली टेक बायोप्सी ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। यानी डॉक्टर माइट यूज अपर एंडोस्कोपी टू ऑब्टेन बायोप्सी, यानी इसको अपन स्मॉल टिश्यू सैंपल बोलते हैं। जो डॉक्टर होता है वो अपर एंडोस्कोपी करता है, यानी एंडोस्कोप यूज करके अपर एंडोस्कोपी के द्वारा बायोप्सी कलेक्ट करता है, जिसको अपन स्मॉल टिश्यू सैंपल भी बोलते हैं। ए बायोप्सी हेल्प डॉक्टर डिस्टिंग्विश बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। यानी जो बायोप्सी है वो डॉक्टर की क्या हेल्प करती है कि एक बिनाइन और जो मेलिग्नेंट, यानी जो नॉन कैंसरियस और कैंसरियस जो टिश्यू होते हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प करता है। यानी जो बायोप्सी होती है, एंडोस्कोपी बायोप्सी होती है, वो नॉर्मली क्या हेल्प करती है डॉक्टर की, तो इसके लिए अपन बात करें तो जो नॉन कैंसरियस और कैंसरियस जो टिश्यू होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एंडोस्कोपी बायोप्सी है वो काफी हेल्पफुल होती है। उसके बाद बात करेंगे, रिमेंबर बायोप्सी आर टेकन टू मेनी रीजंस। एक चीज और याद रखने वाली बात यह है कि जो बायोप्सी की जाती है वो सिर्फ कैंसर के डायग्नोसिस के लिए ही यूज नहीं होती है, इसके और भी कई तरह के रीजंस होते हैं। एंड डॉक्टर में टेक ए बायोप्सी इवन इफ और सी डज नॉट सस्पेक्ट कैंसर। यानी यदि पेशेंट को कैंसर सस्पेक्टेड नहीं है, उस कंडीशन में भी कई रीजंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अपने को बायोप्सी करने की जरूरत होती है। यानी यदि किसी पेशेंट की बायोप्सी कलेक्ट की जाती है तो वहां पे एक ही चीज अपना कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए कि कैंसर के लिए अपन वहां पे बायोप्सी करवा रहे हैं, यानी कैंसर के लिए ही यहाँ पे डायग्नोस नहीं होती है। जो बायोप्सी की जाती है उसके अदर कई रीजंस भी, यानी अदर कई पर्पज भी होते हैं। इसके बाद वाई आर बायोप्सी रिजल्ट टेकिंग सो लॉन्ग। जो बायोप्सी रिजल्ट है उसके अंदर कई बार ज्यादा टाइम भी लग जाता है। यानी जो नॉर्मली जो बायोप्सी का जो रिजल्ट है वो अपने को 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाता है, बट कई कंडीशंस में 7 to 10 डेज भी उसके अंदर टाइमिंग लग जाता है। तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन क्या होता है, उस रीजन के बारे में अपन जानेंगे कि जो रिजल्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्यों बढ़ जाता है। वाई आर बायोप्सी रिजल्ट टेकिंग सो लॉन्ग, तो इसके बारे में बात करेंगे। इफ पैथोलॉजिस्ट सस्पेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर सच एज लिम्फोमा, यदि कोई पैथोलॉजिस्ट होता है, उस पैथोलॉजिस्ट को जो एक पर्टिकुलर कैंसर का जो डायग्नोस करना होता है उसके अंदर सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। बट जो पैथोलॉजिस्ट है वो सस्पेक्ट करता है कि यहाँ पे इसके साथ ही साथ एसोसिएटेड अदर टाइप्स की कोई कैंसर है, या फिर कोई स्पेशल कैंसर है जैसे लिम्फोमा हो गया।
तो इस तरह की कुछ कैंसर्स ऐसी होती है जिनके कुछ सब टाइप्स होते हैं, यानी उस सब टाइप्स को और डायग्नोस करने के लिए, तो उन सब टाइप्स को और डीप स्टडी करने के लिए, आप वहां पे डीप एग्जामिनेशन करने के लिए वहां पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा लगता है। यानी ही माइट नीड टू परफॉर्म एडिशनल टेस्टिंग टू डिटरमाइन सब टाइप। यानी इसके अंदर यदि कुछ उसको सस्पेक्ट लगता है कुछ अदर एसोसिएटेड कैंसर, तो उस कंडीशन में जरूरत है कि उसकी एडिशनल टेस्टिंग है वो की जाए, और उस एडिशनल टेस्टिंग का जो टाइम है, उस एडिशनल टेस्टिंग को अपन सब टाइप टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो उस तरह की जो टेस्टिंग है, इसके अंदर थोड़ा टाइमिंग है वो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। फिर अपन बात करेंगे जो इस प्रोसेस का जो टाइम ड्यूरेशन जो बढ़ता है, वो बढ़ने वाला जो एडिशनल टाइमिंग है वो 24 टू 96 ओवर होता है। यानी जो एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलने में अपने को 1 से 3 दिन का टाइम लगता है, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, सॉरी, बट उसके अंदर यदि एडिशनल टाइम की बात करें तो जो 1 से 3 दिन का जो टाइम है वो वहां पे वो बढ़ जाता है, यानी 4 दिन तक का टाइम भी बढ़ जाता है। यानी उसके अंदर 7 to 10 डेज भी बाद में लग सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे हाउ लॉन्ग डू बायोप्सी प्रोसीजर टेक। जो बायोप्सी प्रोसीजर किया जाता है, उस बायोप्सी प्रोसीजर के अंदर टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक सैंपल जो कलेक्ट किया जाता है बायोप्सी के दौरान, तो जो प्रत्येक सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर 10 से 20 सेकंड का टाइम लगता है। यानी इससे ज्यादा टाइम वहां पे नहीं लगना चाहिए प्रत्येक सैंपल कलेक्ट करने में। और फिर अपन बात करेंगे एक जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है जो बायोप्सी का, उस कंप्लीट प्रोसीजर जहां से स्टार्ट से फिनिश के बीच बिटवीन जो टाइम है, यानी बायोप्सी प्रोसीजर करने का जो स्टार्टिंग टाइम से लेके फिनिश तक जो होल प्रोसीजर टाइमिंग है, उस टाइमिंग की बात करें तो वो 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अपन बात करेंगे जो एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है, इसके बाद में जो पर्टिकुलर किस तरह की डाइट उसको कंज्यूम करनी चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अवॉइड फ्राइड फूड्स, यानी बायोप्सी के बाद में उसको किसी भी प्रकार का जो फ्राइड फूड होता है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो फैटी फूड और जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर फूड होता है उसको भी वहां पे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। यानी उसको जो फ्राइड फूड है, जो फैटी फूड है, और जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड है यानी ज्यादा मात्रा में फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे थिंग्स सच एज स्क्रैम्ड एग, टोस्ट और सैंडविच आर गुड चॉइस। और यदि क्या लेना चाहिए वहां पे, यानी उसको एक स्क्रैम्ड एग खा सकता है, वो टोस्ट खा सकता है, या फिर सैंडविच ले सकता है। ये गुड चॉइस उसके लिए हो सकती है क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल डाइट है और लो फाइबर डाइट है, यानी लो फैटी फूड्स है ये। यदि बात करें आगे तो यू मे ईट मोर फूड वंस यू हैव ट्राइड समथिंग लाइट टू मेक श्योर यू डोंट बिकम सिक टू योर स्टोमक। यानी वहां पे इस तरह का डाइट वहां पे कंज्यूम करना है जो आपके स्टोमक को हेल्दी रखे, उसको सिक होने से बताए, यानी उसको स्टोमक को इरिटेट ना करे, इस तरह का फूड ही वहां पे कंज्यूम करना है। फिर अपन बात करेंगे यू मे ईट फूड विथ फाइबर आफ्टर द प्रोसीजर। यदि प्रोसीजर के बाद अपन बात करेंगे तो वहां पे हाई फाइबर वाला फूड है वहां पे वो कंज्यूम करना है, यानी लो फैटी फूड और हाई फाइबर फूड वहां पे कंज्यूम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ मेनी बायोप्सी आर टेकन ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के दौरान कितनी बायोप्सी वहां पे कलेक्ट की जा सकती है। यदि उनका अपन काउंटिंग की बात करें तो एज सच द स्कीम ऑफ बायोप्सी मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसिस्टिंग इन परफॉर्मिंग। जो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसके अंदर कुछ इसकी गाइडलाइंस है एक स्कीम के अकॉर्डिंग जिनको एक्सेप्ट किया जाता है, जो यूनिवर्सली अपन बात करें तो जैसे 2 से 4 बायोप्सी प्रोक्सिमल इसोफेगस से ली जाती है। यदि अपन एंडोस्कोपी बायोप्सी की जाती है तो उस दौरान 2 से लेके 4 तक, यानी 2 से 4 बायोप्सी होती है वो प्रोक्सिमल इसोफेगस से कलेक्ट की जाती है, और जो 2 से 4 बायोप्सी होती है वो डिस्टल इसोफेगस से कलेक्ट की जाती है। और जो बायोप्सी ऑफ गैस्ट्रिक एंट्रम है, इन ड्यूडेनम है, जहां पे सस्पेक्टेड केसेस है जो इयोसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंट्राइटिस है, तो उस कंडीशन में वहां से भी, यानी वो डिपेंड करती है जो सस्पेक्टेड साइट है वो किस तरह की है। यानी दो तो जो उसकी जो बायोप्सी कलेक्ट की जाती है जो अपर इसोफेगस से की जाती है, और 2 से लेकर 4 बायोप्सी होती है वो लोअर इसोफेगस से कलेक्ट की जाती है। और उसके बाद आके बात करें तो जैसे स्टोमक और जो इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, एंट्रम है, वो डिपेंड करता है कि सस्पेक्टेड साइट किस तरह की है, वहां पे उतनी ही काउंटेशन के अंदर बायोप्सी कलेक्ट की जा सकती है। बट जो उसका कंप्लीट जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है बायोप्सी प्रोसीजर का वो 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक पर्टिकुलर बायोप्सी कलेक्ट करने का जो टाइमिंग है
वो 10 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अपन बात करेंगे व्हाट शुड आई डू आफ्टर बायोप्सी। बायोप्सी प्रोसीजर होने के बाद अपने को किस तरह की चीजों का ध्यान रखना होता है। यदि अपन पेशेंट अपने से पूछता है तो उसको अपन क्या बताएंगे, कीप द बैंडेज ऑन योर बायोप्सी साइट अंटिल डे आफ्टर योर बायोप्सी। जो बायोप्सी साइट है जहां से बायोप्सी कलेक्ट की है वहां पे बैंडेज अपने को वहां पे बांध के रखनी है, यानी वहां पे बैंडेज अप्लाई करके रखनी है। कब तक? जब तक उसकी हीलिंग नहीं हो जाए, यानी जो या फिर नेक्स्ट डे, यदि अपन 24 आवर्स की बात करें तो 24 आवर्स तक तो वहां पे बैंडेज को अपने को रखना ही रखना होता है। फॉर 3 डेज आफ्टर योर बायोप्सी, फिर उसके बाद 3 डेज की बाद की बात करें तो वहां पे क्या नहीं करना चाहिए, यानी 3 दिनों तक, बायोप्सी के बाद 3 दिनों तक अपने को क्या नहीं करना चाहिए। लिफ्ट एनीथिंग हेवियर देन 5 पाउंड्स, यानी 2.3 किलोग्राम, यानी 2.3 किलोग्राम से ज्यादा वेट की चीज को अपने को लिफ्टिंग नहीं करनी है, वहां पे उठानी नहीं है। यानी अपन बात करें तो 5 पाउंड से ज्यादा वजन की कोई चीज है तो उसको अपने को लिफ्ट नहीं करनी है, उठानी नहीं है। फिर नंबर 2 की अपन बात करें तो डू नॉट या फिर डू एनी स्ट्रेनस एक्सरसाइज, किसी भी प्रकार की स्ट्रेनस एक्सरसाइज वहां पे नहीं करनी है। किसी भी प्रकार से जैसे रनिंग नहीं करनी है, जॉगिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है, यानी तनावपूर्ण एक्सरसाइज की बोलते हैं इनको अपन। बाथ, स्विम और सोक द बायोप्सी साइट अंडर वाटर। यदि अपने बायोप्सी साइट कलेक्ट की है, बायोप्सी जहां से कलेक्ट की है, तो उस वाली साइट को अपन प्रिवेंट करने के लिए, अच्छे से हीलिंग करने के लिए 3 दिन तक किसी भी प्रकार की कोई बात यूज नहीं करना, स्विमिंग नहीं करना, या फिर अपने को अंडर वाटर इस तरह की कोई प्रोसीजर है वो नहीं करना, या फिर अंडर वाटर अपने को किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं करनी है। यू में शोवर 24 आवर्स आफ्टर योर बायोप्सी, बायोप्सी के बाद अपन 24 आवर्स बाद में नहा सकते हैं वहां पे, बट उसके बाद भी अपने को ज्यादा वाटर के अंदर, अंडर वाटर वहां पे 3 डेज तक नहीं रहना होता है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोस्कोपी बायोप्सी फोर्सेप्स के बारे में, यानी जो एंडोस्कोपी प्रोसीजर किया जाता है, एंडोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान जो बायोप्सी कलेक्ट की जाती है तो उस दौरान जो फोर्सेप्स यूज होता है उस फोर्सेप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, जो एक तो फर्स्ट इमेज है, एक सेकंड इमेज है। जो फर्स्ट वाली इमेज है इसके अंदर ये डिस्पोजेबल एंडोस्कोपिक फोर्सेप है, यानी एक तरह से ये एंडोस्कोपिक फोर्सेप्स है, बट ये डिस्पोजेबल है, यानी वन टाइम यूजेज है। जिसका एक ऊपर वाला पार्ट है वो एक एंडोस्कोप है, इसके साथ लगा हुआ है, और जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे एक फोर्सेप्स टाइप में बना हुआ है, जिससे वहां पे बायोप्सी साइट से बायोप्सी कलेक्ट की जाती है। और जो दूसरी वाली इमेज है ये एक तरह से एंडोस्कोपिक फोर्सेप्स है, जिसका रीयूज भी किया जाता है। ये एक तरह से स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, बट इसका जो लास्ट टिप वाला पार्ट है वहां पे फोर्सेप्स लगी होती है, और जो इसका साइड वाला पार्ट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसकी दो थम्स या फिर एक फिंगर और थम्स का जहाँ पे निशान बना हुआ है, ये वाली साइट है, इसको अपन वहां से कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये हमारी क्लासेज है वो कैसे। और इसके साथ ही साथ आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड होना चाहते हैं तो 9413722120 इन नंबर पे अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा या फिर हमारे पास कोई भी स्टडी मटेरियल होगा, हमारी वीडियो की जो पीडीएफ्स होगी वो आपको सेंड करनी होगी, तो हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड होने के बाद एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, यानी एक तरह से व्हाट्सएप ग्रुपिंग नहीं होती है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए सर्विस है। फिर अपन बात करेंगे इंस्टाग्राम पे हमारा एक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, वहां पे उसको फॉलो कर सकते हैं आप। और हमारा एक फेसबुक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, वहां उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है हमारे जो पेज है, इन पे जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हम शेयर करते रहते हैं, और उसके साथ ही साथ हमारा कोई नोटिफिकेशन होता है या फिर कोई नई वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन होता है तो वो भी वहां पे अपन अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।